प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो प्रश्न 6 का पहला प्रश्न क्या है? 1 मीटर बराबर खाली स्थान है, यहां पे है मिली मीटर। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसको याद रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? 1000। दूसरा में है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है? तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, यानी 1 किलो। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये हमें मालूम है। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान में 1 भरेंगे। तीसरा 2 किलो 650 ग्राम बराबर रिक्त स्थान है, फिर ग्राम। तो 2 किलो 650 ग्राम में कितना ग्राम होता है? 2 किलो 650 ग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1 किलो में देखिए, 1 किलो यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलो में कितना होगा? 2000 ग्राम, और 650 को जोड़ देंगे, यानी 2650 ग्राम। फिर से इसको समझते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलो में कितना होगा? 2000 ग्राम, और 650 ग्राम को जोड़ देंगे। तो 2000 और 650 को जोड़ेंगे तो 2650 ग्राम। चौथा में है 1 लीटर 450 मिलीलीटर। 1 लीटर 450 मिलीलीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा? एक लीटर 450 मिलीलीटर बराबर कितना मिलीलीटर? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये हमेशा याद रखना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर में हो गया 1000 मिलीलीटर, और 450 मिलीलीटर पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1000 और 450 को जोड़ देंगे, यानी 1450 मिलीलीटर। तो 1 लीटर 450 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1450 मिलीलीटर। तो 1 लीटर 450 मिलीलीटर बराबर क्या होगा? 1450 मिलीलीटर। प्रश्न 30 हल करेंगे, ये माफ कीजिए, प्रश्न 7। 30 के गुणनखंड हैं। तो 30 के गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब हुआ कि 30 कौन कौन संख्या से विभाजित हो जाता है, यानी कौन कौन संख्या से ये कट जाता है। तो देखिए, 1 से तो सभी संख्या कटता है, यानी 1 जो हो गया सभी संख्या का गुणनखंड है। तो सबसे पहले तो 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से तो 30 कटेगा ही। 1 गुना 30 30 होता है। उसके बाद 2 से भी 30 कट जाता है, 15 दूना 30, 2 से 30 कट जाता है। उसके बाद 3 से भी 30 कट जाता है, 10 तिया 30, 3 से भी कट जाता है। 4 से नहीं कटता है, 5 से कट जाता है, 5 छक 30, तो 5 लिख लेंगे। 6 से कट जाता है, 6 बचे 30, तो 6 लिख लेंगे। 7 से नहीं कटता है 30, 8 से भी नहीं कटता है, 9 से भी नहीं कटता है, 10 से कट जाता है, 10 तिया 30, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे।
11 से नहीं कटता है 30, 12 से भी नहीं कटता है, 13 से भी नहीं कटता है, 14 से भी नहीं कटता है, 15 से कट जाता है। 15 दूना 30, 15 से कट जाता है 30, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये सब से नहीं कटता है, सीधा 30 से कटेगा अब, क्योंकि 30 गुना 1 30 होता है, तो 30 से 30 कट जाता है एक बार में। तो देखिए ये सब हो गया 30 का गुणनखंड, यानी 30 जो है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 ये सब से कट जाता है। तो 30 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो 30 जिस संख्या से विभाजित होगा उसी को लिख देना है, वही उसका गुणनखंड होगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प चौथा में दिया है। देखिए ये सब संख्या जो है विकल्प चौथा में दिया है, यानी इसका विकल्प 4 जो है सही उत्तर है। तो विकल्प 4 में हम टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे विकल्प के रूप में दिया है, 4 विकल्प दिया है, तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8, अंक 105 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो प्रश्न 8 में क्या दिया है, 105 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 105 7 का प्रयोग करके। ठीक है, प्रश्न 8 में क्या कह रहा है कि 105 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे 4 अंक तो दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या लिखना है, इसीलिए ये चारों में हम ढूंढेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो 1057 में सबसे बड़ा 7 है, तो 7 को लिख लेंगे सबसे पहले। 7 से छोटा कौन है, 7 से छोटा यानी थोड़ा सा छोटा, तो 7 से थोड़ा सा छोटा 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 से थोड़ा सा छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को लिख लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा 0 है, तो 0 को अंत में लिख लेंगे। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या जो कि 1057 से बन सकता है 4 अंकों की। तो सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद 5, उसके बाद 1 और सबसे छोटा 0, यानी अवरोही क्रम में सजा देंगे इसको बस 7 5 1 0। तो 7510 हो गया सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, जो कि 1057 का प्रयोग करके बन सकता है। प्रश्न 9, विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या है। तो इसका सूत्र एक होता है, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अगर शेषफल दिया हो तो जोड़ शेषफल कर देंगे, तो यहाँ पे शेषफल तो दिया नहीं है। ठीक है, तो बस ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। अब यहाँ पे कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पे 8 को भाजक किसको ले लिया, 8 को, तथा उत्तर 15 प्राप्त किया, यानी भागफल कितना, उत्तर का मतलब हुआ भागफल। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर भाग देते हैं तो उत्तर मिलता है, यानी भागफल मिलता है। तो क्या कह रहा है कि 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 15। तो प्रश्न 9 में देखिए क्या कह रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या है। तो विभाजन के एक प्रश्न में क्या किया है, किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पे 8 को भाजक, यानी भाजक 8 हो गया यहाँ पे, और उत्तर, तो उत्तर का मतलब हुआ भागफल। भागफल कितना प्राप्त किया, 15। तो देखिए 15 गुना 8,
तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, यानी 15 × 8 120। तो भाज्य कितना आ गया 120, ठीक है, यानी 15 × 8 कितना हो गया 120। तो भाज्य मालूम हो चुका है 120। देखिए जिसको भाग देना है वह क्या आ गया 120। तो जिसको भाग देना है उसको भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग देना है उसको भाजक, और जो भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसको भागफल, ठीक है। तो भाजक में यहाँ गलती कर दिया है, 8 ले लिया है, तो उत्तर कितना आ गया 15, यानी भाज्य तो निकल चुका है, गलती उत्तर कितना आ गया, ये उत्तर आया है 15 और गलती से 8 ले लिया है 3 के स्थान पे भाजक। तो 8 × 15 120, यानी भाज्य मालूम हो गया है। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से अब फिर से देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। अब की बार हमें भाज्य मालूम है, देखिए भाज्य कितना आया 120, तो भाज्य के जगह पे 120 लिखेंगे बराबर। अब कह रहा है कि गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया, तो भाजक कितना को लिया था 8 को, लेना था 3 को, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे गुना भागफल। भागफल हमें मालूम नहीं है, भागफल ही निकालना है अब, ठीक है। तो भाजक कितना था 120 और गलती से 3 के स्थान पे 8 को ले लिया था भाजक, और उसका भागफल 15 आया था, तो यानी भाज्य 120 है, ठीक है। अब यहाँ पे भागफल निकालना है, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, तो भागफल बराबर हो जाएगा 120/3। ये कैसे होगा, तो देखिए भागफल के साथ 3 गुना में है बराबर के दायां तरफ, तो 3 को बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 120 को 3 से भाग देना होगा तो भागफल ज्ञात हो जाएगा, यानी भागफल बराबर 120/3, यानी कितना आ गया 3 चौक 12, यानी 40। 40 से 120 होता है, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, इसका उत्तर होगा 40। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पे 8 को भाजक ले लिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या आएगा 40। अगर 3 भाजक लेंगे और भाज्य 120 है तो भागफल यानी उत्तर क्या आएगा 40। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे। प्रश्न 10, यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 7 और शेष 3 प्राप्त हो तो वह संख्या बताएं। तो लिखेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या, माना वह संख्या यानी भाज्य बराबर x। तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 7 और शेष 3 प्राप्त हो तो वह संख्या बताएं। तो वह संख्या यानी भाज्य क्या है x है, हम मान लेंगे कि वह संख्या यानी भाज्य क्या है x है, ठीक है। माना वह संख्या x है जिसको भाग देना है, यानी जो कि भाज्य है, तो उसको x मान लेंगे। अतः तो सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये सूत्र होता है।
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य को हम x मान लिए हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, भाजक कितना है, तो कह रहा है यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, किससे भाग दिया जा रहा है, 9 से, तो जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक हुआ। तो यहाँ पे 9 भाजक है, तो 9 हो गया भाजक। तो 9 से भाग देने पर भागफल 7, तो भागफल की जगह पे 7 लिख लेंगे। और शेष कितना कह रहा है, 3, तो शेष की जगह पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, भाजक 9 हो गया, भागफल 7 हो गया, शेष 3 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 से 63, 63 पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे, तो 63 और 3 कितना हो गया, 66। तो x बराबर आ गया 66। तो लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर कितना आ गया, 66। उसको हम x माने थे, तो x बराबर आ गया है 66, यानी भाज्य कितना है, 66 है। तो इस तरह प्रश्न 10 हल करेंगे। तो वह संख्या को x मान लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, 66, यानी वह संख्या हो गया 66। प्रश्न 11, काजू 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, 6 रुपया 75 पैसे में कितना काजू मिलेगा। तो देखिए 6 रुपया 75 पैसे, 6 रुपया 75 पैसे को हम रुपया में पहले बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 6 जोड़ 75/100 रुपया। तो हम इसको रुपया में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि काजू का रेट यानी प्रति किलोग्राम का दाम रुपया में दिया हुआ है। तो 6 रुपया 75 पैसे को रुपया में बदलेंगे, तभी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 6 रुपया 75 पैसे में कितना काजू मिलेगा। तो 6 रुपया 75 पैसे को हम रुपया में बदल देते हैं, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, और रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमें पैसा को रुपया में बदलना है, इसलिए 100 से भाग दे रहे हैं। अगर रुपया को पैसा में बदलना रहता तो 100 से गुना करते हैं। तो देखिए हमको इसको रुपया में बदलना है, ये पूरा को, तो ये तो पहले से रुपया में है, और इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 जोड़ 75 को 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ये हो गया रुपया में। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6.75 रुपया। देखिए 75 को 100 से भाग देंगे तो 1 पे 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.75 हो जाएगा। तो 6 जोड़ 0.75 क्या हो गया, 6.75। तो 6 रुपया 75 पैसा को रुपया में बदलने पर क्या हो जाएगा, 6.75 रुपया। तो इतना हम पहले कर लेंगे। अब कह रहा है काजू 135 रुपया प्रति किलोग्राम, तो लिखेंगे काजू 135 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 135 रुपया में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो देखिए पहले हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे बदल लिए हैं, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब देखिए काजू 135 रुपया में 1000 ग्राम मिलता है। ठीक है, हम ग्राम में क्यों बदले हैं, क्योंकि 6 रुपया 75 पैसा में हमें निकालना है कि कितना काजू मिलेगा, तो ग्राम में ही होगा, क्योंकि 135 रुपया में जब 1 किलो मिल रहा है तो 135 रुपया से कम है, 6 रुपया है, तो ग्राम में ही मिलेगा काजू, ये नहीं कि किलोग्राम में मिलेगा। इसीलिए हम 1 किलो को ग्राम में बदल लेंगे।
तो काजू 135 रुपया में 1000 ग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो काजू जो है 135 रुपया में 1000 ग्राम होता है। तो लिखेंगे आप काजू 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो पहले हम 1 रुपया में निकालेंगे। तो 135 रुपया में जब 1000 ग्राम मिल रहा है तो 1 रुपया में 1000 बटा 135, तो 1 रुपया में 1000 बटा 135 ग्राम मिलेगा। ठीक है, 135 रुपया में 1 किलो, तो 1 रुपया में 1000 बटा 135 ग्राम। देखिए 135 रुपया में 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो 1 रुपया में 1000 को 135 से भाग दे देंगे, उतना ग्राम मिलेगा। 1000 को 135 से भाग दे देंगे तो 1 रुपया का निकल जाएगा। अब कितना कह रहा है, तो 6.75 रुपया यानी 6 रुपया 75 पैसा। तो लिखेंगे काजू 6.75 रुपया में कितना ग्राम मिलेगा, तो हो जाएगा 1000 बटा 135 गुना 6.75 ग्राम। तो 1 रुपया में 1000 बटा 135, तो 6 रुपया 75 पैसा में यानी 6.75 रुपया में 1000 बटा 135 गुना 6.75 कर देंगे, यानी 1 रुपया में जितना मिलता है उसको 6.75 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब निकल जाएगा इसको हल करने पे। तो 1000 बटा 135 गुना 6.75, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 बटा 135 गुना 675 बटा 100। ये कैसे हो गया, तो देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए हैं, तो 135 पचे 675 होता है, 135 पचे 675। ठीक है, 135 पचे क्या होता है 675, यानी 135 से 5 बार में काट देंगे, तो 5 गुना 10 कितना हो गया 50 ग्राम। यानी काजू जो है 6 रुपया 75 पैसा में 50 ग्राम मिलेगा। देखिए 6.75 रुपया में कितना आ गया 50 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि अगर काजू 135 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 6 रुपया 75 पैसा में 50 ग्राम मिलेगा। ठीक है, 6 रुपया 75 पैसा में कितना मिलेगा 50 ग्राम। तो आसानी से निकालने का इसका एक और ट्रिक है, उसको भी हम देखिए बता देते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, काजू 135 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 135 रुपया प्रति किलोग्राम है काजू। ठीक है, यानी 135 रुपया में 1 किलो, 1 किलो कितना मिल रहा है 135 रुपया में। तो 100 ग्राम कितना मिलेगा 13.5 रुपया में। देखिए 1000 ग्राम कितना मिल रहा है 135 रुपया में, तो 100 ग्राम कितना मिलेगा 100 ग्राम 13.5 रुपया में। ठीक है, बस यहाँ पे एक दशमलव दे देंगे 5 के पहले, यानी 100 ग्राम मिलेगा 13.5 रुपया में। तो 50 ग्राम पूछ रहा है, ये देखिए 100 ग्राम हो गया 13.5 रुपया में। अब 13.5 का आधा क्या होता है 6 रुपया 75 पैसा। देखिए 13.5 का आधा, 13 का आधा हो गया 6.5, और यहाँ 50 पैसा और है,
तो 6 रुपया 75 पैसा हो गया। 25 क्या होता है 50। तो 13.5 का आधा हो गया 6 रुपया 75 पैसा। तो 6 रुपया 75 पैसा में 50 ग्राम मिलेगा। ठीक है, 13.5 का आधा होता है 6 रुपया 75 पैसा, यानी 6 रुपया 75 पैसा कितना काजू मिलेगा 50 ग्राम। तो 135 रुपये किलो, तो 100 ग्राम हो गया 13.5 रुपया। और 13.5 का आधा होता है 6 रुपया 75 पैसा। तो 6 रुपया 75 पैसा यानी 100 ग्राम का आधा क्या हो जाएगा 50 ग्राम। तो इस तरह भी हम बस दिमाग में इसका दाम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बस ऐसे ही समझाने के लिए था, ठीक है, कि अगर किसी दुकान पे हम जाएं तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर बनाना है तो इसी तरह से बनेगा, इसको हम इसी तरह से हल करेंगे।